1 घंटा पहले हुई।
पावर कितने करेंगे पावर वर्क हो गया था बेटा एनर्जी हो गया था पावर आपको बताना है वर्क एनर्जी पावर देखेंगे ये बेटा पावर हो गया क्या होता है मतलब आइडिया बेटा पावर हिंदी में पढ़ा होगा पावर क्या शक्ति क्या होता है शक्ति क्या होता है पावर क्या होता है पावर किसे कहते हैं पावर क्या होता है क्षमता को या दर को दर और क्षमता को अलग रख दीजिए हैं शक्ति कहते हैं बेटा पावर कहते हैं तो रेट ऑफ डूइंग वर्क कार्य करने की दर को पावर कहते हैं अब रेट ऑफ कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क को हम लोग एनर्जी कहते हैं क्षमता जब बोलोगे तो एनर्जी हो जाएगा और दर बोलेंगे तो पावर पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क इस वाले क्या लिखिएगा रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड क्या और ये टाइम रेट होता है नहीं चाहे आप नोट कर लो टाइम रेट देते हैं कहते हैं टाइम रेट देते हैं तो टाइम रेट जो आपका होगा रेट ऑफ डूइंग वर्क होगा टाइम रेट जो होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे पावर कहेंगे उसको जैसे आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं क्या होगा कैसे होगा प्रेजेंटेशन हो जाता है W/T या डेल्टा T अपॉन डेल्टा D अंदर लेंगे तो डेल्टा W करते हैं डेल्टा W अपॉन डेल्टा T बोलेंगे और अगर ऐसे जनरल की जगह W/T बोल देते हैं तो एवरेज पावर जो लिखेंगे P की वैल्यू जो होगी ये डेल्टा W अपॉन डेल्टा T या सिंपल या W/T लिख लेते हैं ठीक और जब इंस्टेंटेनियस बोलेंगे इंस्टेंटेनियस पावर ये कितना होगा बेटा इंस्टेंटेनियस पावर जो होते हैं तो ये भी इंस्टेंटेनियस कहेंगे यार ये होगा dW अपॉन क्या dW अपॉन क्या हो जाएगा dt के बराबर होता है तो उसे आप इंस्टेंटेनियस बोल देते हैं और जब एवरेज बोलेंगे तो क्या W/T या डेल्टा W अपॉन डेल्टा T तो हम एवरेज बोल देते हैं ये भाई यूनिट ऑफ डायमेंशन जो होगा सेम होगा या डिफरेंट होगा यूनिट एंड डायमेंशन जो होंगे दोनों के वो सेम होंगे या डिफरेंट होंगे यूनिट एंड डायमेंशन आप बोथ सेम और डिफरेंट सेम रहेगा पावर है एवरेज है सेंटीग्रेड कुछ भी है पावर ही ना तो क्या होगा यूनिट और डायमेंशन दोनों के क्या रहता है सेम से पहले भी मॉडिफाई कर लिया अब देखिएगा अब dW की वैल्यू को क्या इनटू ds लिख सकते हैं सबसे पहले आपने पढ़ाया इनटू s dW की वैल्यू हो जाएगी बताइए इनटू कितना ds हो जाएगा यहाँ पे जब लिखेंगे आप करके फिर इस कंटीन्यूअस की वैल्यू होगी f इनटू ds अपॉन कितना dt और ds अपॉन dt क्या होता है वेलोसिटी हो जाता है तो अगर हम इसी को वेलोसिटी की टर्म में लिखना चाहेंगे तो f इनटू v लिख देते हैं ठीक ये कंडीशन हो जाता है आप f इनटू v अगर वेक्टर फॉर्म में आप लिखेंगे किस फॉर्म में वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यह अगर वेक्टर लगाना चाहते हैं यहाँ पे वेक्टर लगा देंगे यहाँ वेक्टर यहाँ तो ये डॉट प्रोडक्ट होते हैं तो द पावर का डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट आपका क्या वो द वेलोसिटी का स्केलर प्रोडक्ट आपका पावर हम कहते हैं तो ये बिंदु v के बराबर होगा तो वेक्टर फॉर्म में आप लिखते हैं तो ये कंडीशन आपकी होती है यहाँ पे दिखा लेते हैं नीचे लिखेंगे यहाँ पे नोट कर लीजिए
पावर इज यहाँ से नीचे लिखने का इसी की बेस पॉइंट आप लोग करेंगे पावर इज इक्वल टू स्केलर प्रोडक्ट ऑफ force and velocity equal to scalar product of force and velocity force और velocity का जो scalar product होता है उसे हम लोग क्या नाम दे देंगे पावर के पावर इक्वल टू क्या scalar product of force and velocity force और velocity का जो scalar product होता है उसे हम लोग देते हैं पावर के अब ये लिख देना ऐसा यूनिट हो जाएगा वर्क बाय टाइम यानी जूल पर सेकेंड इसकी टर्म में लेना चाहिए फोर्स ऑफ वेलोसिटी तो न्यूटन मीटर पर सेकेंड हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर क्या पर सेकेंड हो जाएगा। अब अगर डायमेंशन हम लेना चाहते हैं बेटा इसका डायमेंशन तो वर्क का डायमेंशन लिखते हैं अगर इसका टी की पावर -2 ये हो जाएगा बेटा तो डायमेंशन कितना लिखेंगे हमारे पास डायमेंशन है टी की पावर -2 बाई टी का हो जाएगा y की क्या लिखेंगे ऊपर जाएगा और टी के लिए हो जाएगा तो mn स्क्वायर टी की पावर -3 हो जाएगा नोट कर लीजिएगा। सीजीएस यूनिट क्या होगा बेटा ये एसआई यूनिट है अगर सीजीएस यूनिट लिखेंगे तो ये डायमेंशन हो गया अगर सीजीएस में आप यूनिट लेंगे सीजीएस यूनिट कितना हो जाएगा सीजीएस यूनिट जूल का सीजीएस क्या होता है आर पर सेकेंड क्या हो जाएगा सीजीएस में लिखोगे बेटा आर पर सेकेंड हो जाता है। सीजीएस में जो वर्क होता है जाके जो हमारी एनर्जी है उसको हम क्या देते हैं क्या आर भी देते हैं उसकी तो वहाँ पे जूल है ऐसा ही बेटा यहाँ पे आर लिया जाता है तो आर के पास सेकेंड लिया जाता है इसका हर यूनिट सिस्टम में वही रहेगा आर ही रहता है ठीक। और दूसरे जो यूनिट हम लोग लेते हैं इसी को वाट के भी बोला जाता है किसके टर्म में वाट किलोवाट मेगावाट जो हमारे बैटरी यूनिट होते हैं अलग अलग हम कंडीशन में लेते हैं उसी को वाट भी कहेंगे जूल पर सेकेंड आर न्यूटन मीटर पर सेकेंड आर में लीजिए जो बैटरी यूनिट यूज किया जाता है उसे हम लोग वाट कह देते हैं क्या कहते हैं वाट कहते हैं कितने वाट का बल्ब है कितने वाट का फैन है जो इंस्ट्रूमेंट आप लेते हो तो वाट हमारे वाट में लेते हैं वाट से लेके किलोवाट मेगावाट माइक्रोवाट जैसा भी आपका है जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसके गाड़ी में डिफरेंट वहाँ पे यूनिट यूज करके किया जाता है तो यहाँ से नोट कर लीजिए हो गया क्या आगे पॉइंट ले लीजिएगा में आता है ये तो प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ पॉइंट बना लो प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ पावर प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ पावर जब हम लोग किसी को वाट में बोलते हैं एक देखो 1 किलोवाट इक्वल टू कितना हो जाएगा 1000 वाट या इसी को 10 पावर 3 वाट कहते हैं। आपने पढ़ा होगा 1 मेगावाट इक्वल टू कितना 10 पावर 6 वाट 1 मेगावाट जो होता है उसमें बराबर हो जाता है 10 पावर आपका 6 वाट के बराबर होगा किलोवाट 10 पावर 3 वाट के होगा। एक हम लोग बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट किया जाता है हाफ पावर तो अगर बोले तो हाफ पावर में तो हाफ पावर होता है कैसे इंजीनियर ने हाफ पावर होता है हाफ पावर की हाफ तो इधर नहीं है फ्रेंकली हाफ पावर है बट प्रोसेशन से लोगों ने बिगाड़ सकता है तो उसको क्या कहते हैं हाफ पावर अश्व शक्ति हिंदी में बोलते हैं अश्व शक्ति बोलते हैं। आप जाके घर पे बोलो इंजन क्या है अश्व शक्ति है तो अगर आपको उल्टा ही पावर समझ लेंगे अश्व शक्ति कहेंगे तो उसको समझ में नहीं है हाफ पावर बोलते हैं जो बेचेगा उसी को नहीं समझ में आएगा। कह रहा सर ये अश्व शक्ति कहेंगे तो जो बेचेगा उसी को नहीं समझ में आएगा क्या माना पढ़ा लिखा होगा यहाँ पे क्या होता है 1 हाफ पावर HP वैल्यू कितना होता है बेटा वो 746 वाट के बराबर होते हैं इनको मिलियन में आपका आता है ठीक। तो ये कंडीशन आपको एक हाफ पावर जो होते हैं 10 पावर 6 वाट के क्या होते हैं बराबर होता है ठीक है। तो यहाँ से डिफरेंट यूनिट हमारा मोस्टली यूज किया जाता है हम लोग नोट कर लेते हैं ठीक।
पावर ज़्यादा होगा। तीनों लेवल में बराबर पावर काम किया, इसका पावर ज़्यादा होगा। कितना बनाएगा जो उस काम को कम समय में किया होगा। जैसे कहा गया एक लोगों ने बार देखा हम कितना P = W/T। अगर W अगर सबका सेम है इसका मतलब क्या होगा P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा T। अगर W की वैल्यू आप कांस्टेंट ले लो या सेम ले लो तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T। इसका मतलब अगर तीनों ने एक और काम किया है बट इन्होंने मान लो 1 घंटे में किया, इन्होंने 1 घंटा 15 मिनट लगाया, इन्होंने 1.5 घंटे लगाए, ठीक। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पावर तो कौन है ज़्यादा पावर यूज़ किया इन्होंने। कब पावर किसने यूज़ किया इन्होंने। ऐसा मत है कि तुम्हारा काम नहीं कहाँ बोला जाता है, नहीं तो एग्जाम्पल बोला जाता है। तो इन्होंने क्या कम पावर अप्लाई किया, इन्होंने क्या किया ज़्यादा पावर अप्लाई किया। सेम वर्क किया तीनों ने। दूसरा होता है अगर सेम टाइम दे दिया जाए वर्क सब अलग अलग हो, अगर टाइम वर्क वैसा होगा सेम मतलब आपको 1 घंटे में काम करना है, ठीक, टाइम सबके लिए फिक्स कर दिया गया, काम सबको अलग अलग बांट दिया गया। तो उस केस में उतने ही टाइम में जो ज़्यादा वर्क करेगा वो ज़्यादा पावरफुल होगा, जो कम वर्क करेगा वो कम पावरफुल होगा। तो 2 पॉइंट बनता है। अगर टाइम सेम है तो चलिए अगर वर्क सेम है टाइम डिफरेंट है तो जो जितना कम टाइम में वर्क कर लेगा उसका पावर ज़्यादा होगा। और अगर टाइम सेम है वर्क डिफरेंट है तो जो सेम टाइम में क्या मैक्सिमम वर्क करेगा ज़्यादा वर्क करेगा उसका पावर क्या कहलाएगा ज़्यादा। तो उससे पॉइंट करके लिख दीजिए बोले देखो ये worker by 2 bodies if worker by 2 bodies is the same then worker by 2 bodies is same then ऐसा लिख लेना पावर यहाँ से लिखा यहाँ से आगे लिखा दो अगर इसकी वैल्यू हमारे सेम ही है सेम के साथ मेरा सेम बनो। अगर इसकी वैल्यू वर्कर की वैल्यू सेम है तो P1 = W1/, क्या W/T1 है एंड P2 की वैल्यू हमने दे दिया W/कितना T2। देखो W दोनों में सेम है, W की वैल्यू कैसे है सेम है ना दोनों केस में, तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T होगा। इसका मतलब जिसका टाइम कम उसका पावर ज़्यादा है, जिसका टाइम ज़्यादा उसका पावर कम हो जाएगा। पॉइंट देखिएगा क्या करना है इक्वल बॉडीज क्या है worker by 2 bodies are same then वहाँ से निकालो उस बॉडी का बेटा पावर ज़्यादा होगा जो क्या करेगा कम समय लेगा। power of that body is large, power of that body is large, power of that body is large, which taking power of that body is large, which taking क्या lesser time, जो कम समय लेगा बेटा उसका पावर क्या होगा ज़्यादा होगा। which taking lesser time, जैसे आपके एग्जाम्पल ले लो एक चैप्टर का क्या करना है आपको कंप्लीट करना है। अब एक चैप्टर किसी ने 3 घंटे दिया, किसी ने 4 घंटे, किसी ने 8 घंटे लगा दिया, तो कौन ज़्यादा पावरफुल पढ़ने में जो कम समय में क्या किया उसको पढ़ लिया। अभी ज़्यादा टाइम में पढ़ेगा वो क्या होगा तो मतलब पावरफुल यूज़ किया पढ़ने के लिए। ठीक है आपका ऑप्शन यहाँ से दिखा देते हैं तो देखो। और दूसरा अगर टाइम की वैल्यू सेम है तो जिसका वर्क ज़्यादा होगा वो ज़्यादा पावरफुल याद आएगा ना, दिखाने की जरूरत नहीं है। आगे लिखिएगा अगर हम लोग वर्क और टाइम के बीच में ग्राफ खींचा जाए तो जो स्लोप होता है वर्क टाइम ग्राफ के बीच में वो देगा बेटा पावर इंस्टेंटेनियस पावर। पॉइंट लिख लीजिएगा द स्लोप ऑफ वर्क टाइम, द स्लोप ऑफ नेक्स्ट लाइन लिखोगा द स्लोप ऑफ वर्क टाइम कर्व, द स्लोप ऑफ वर्क टाइम कर्व gives the slope of work time curve gives the instantaneous क्या देगा बेटा gives the instantaneous power, अगर हम लोग ग्राफ बनाते हैं
अगर W और T के बीच आप ग्राफ ड्रा कर देंगे तो ये वर्जिन है। अगर हम यहाँ से ग्राफ ड्रा कर रहे हैं वर्क और टाइम के बीच में, तो इसी पॉइंट पे अगर यहाँ पे हम टेंजेंट ड्रा करें, क्या ड्रा करें बेटा? टेंजेंट अगर आप ड्रा करते हैं तो पॉइंट पे जो टेंजेंट आपका होगा उस पॉइंट पे वो आपको प्रोवाइड करेगा क्या? इंस्टेंटेनियस क्या पावर। अगर वर्क और टाइम के बीच में आप ग्राफ ड्रा करते हो तो किसी इंस्टेंट पे जो आपका क्या होगा, स्लोप आपका होगा क्या WT का वो प्रोवाइड करता है आपको पावर। यहाँ पावर जो होगा आपके इंस्टेंटेनियस, उसको थोड़ा सा नोट किया होगा। अगर हम लोग टेंजेंट ड्रा करेंगे, टेंजेंट आप अगर हमारे इस पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रा किया तो जो इंस्टेंटेनियस होगा ये WT के बीच में ग्राफ है, तो यहाँ पावर की इंस्टेंटेनियस की जो वैल्यू होगी वो dW/dt और वही हमारा tan t का के बराबर होता है। तो पॉइंट पे लिखा जाएगा इंस्टेंटेनियस पावर। तो यहाँ पे होगा अगर आपको एंगल सपोज है यहाँ पे थीटा का बनाना कितना थीटा, तो वैल्यू जो होगा कि इंस्टेंटेनियस की जो वैल्यू होगी ये dW/dt और यही हमारा tan थीटा के बराबर होगा। इंस्टेंटेनियस पावर dW/dt की वैल्यू जो होगी वो जो स्लोप आपका होगा किसका WT का उसके स्लोप के बराबर होता है। तो ऐसे डायग्राम बना के दिखा देंगे। एरिया अंडर पावर टाइम का, पावर और टाइम के बीच में बनाया जाए। एरिया अंडर पावर टाइम का गिव्स वर्क डन। एरिया अंडर पावर का गिव्स वर्क डन। कैसे देखो आपने कहा कि एरिया यानी वर्क की जो वैल्यू होती है हमने लिखा था P dW/, कितना dt, तो dW की वैल्यू जो होगा P कितना हो जाएगा dt के बराबर होगा। dW की जो वैल्यू होगी P कितना हो जाएगा dt के बराबर होगा। यहाँ से W की वैल्यू आप निकालोगे इंटीग्रेशन P कितना हो गया dt के इक्वल हो गया। और यही इक्वल टू होता है एरिया, एरिया में मेन कर लो PT का, PT क्या कर, तो जो एरिया का क्या है प्रेशर और किसके बीच में टाइम के बीच में करेगा, पावर और टाइम के बीच में जो आपका क्या एरिया कवर होगा वो उसके बराबर होता है। तो PT का कवर होता है उसका जो एरिया होगा वो आपको वर्जन देता है, याद रखिएगा। ठीक है, वर्जन की वैल्यू जैसे वहाँ पे FT बनाया गया था ना, वैसे यहाँ पे लोग FS मान लेते थे, यहाँ पे क्या होगा P और किसके बीच में पावर और टाइम के बीच में। नोट कर लीजिएगा एरिया अगर कभी आपको ग्राफ दिया गया है किसमें पावर और टाइम के बीच में का और कहिए कितना वर्क होगा उसके बीच का जो एरिया कवर्ड होगा उसके बराबर हो जाएगा आपका वर्जन की वैल्यू। आवाज किसी तक आ रही है ना, ओवर गए हैं इतना बड़ा बात नहीं है। बहुत क्लियर रहता है, आवाज में कुछ नहीं
लता मंगेशकर के साथ। चलो इतना आता है कि कैसे तक वो आता रहता है। यस सर, लता दूसरा मंगेशकर रहता है। चलो ठीक, नेहा कक्कड़ उसके बाद दूसरा को सुनाई नहीं पड़ता है ना। और अगर यहाँ पढ़ा देंगे तो बार बार सुनाई नहीं पड़ेगा। क्या फायदा? हाँ? क्या कह रहे हैं? आप में खो जाते हैं, शर्मा ही तेज बोलो, तुम्हारा कह लग रहे रहा है। हैं हम आप में खो जाते हैं। अच्छा, ओ, चलिए ठीक। कितनी है आपका होता है यहाँ तक? लेकिन मैं तुम्हें खोज लेता हूँ। क्या होगा, कैसे होगा, उसके वजह से प्रेजेंटेशन हो जाता है, हो जाएगा। नेक्स्ट ये करेंगे बेटा, अगर एंडिंग कर लो। पोजीशन एंड वेलोसिटी आप ये डायरेक्ट बात दे देगा आपको, क्योंकि आपके यहाँ बहुत मुझे क्वेश्चन के बाद में पूछा गया था। देखो, पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ ऑटोमोबाइल position and velocity of automobile with respect to time के रिस्पेक्ट में क्या रिलेशन होगा बेटा, हमें यहाँ रिलेशन ही लिखना है। ठीक है, पावर वेलोसिटी टाइम और जो ऑब्जेक्ट के मास है उसके बीच में कैसे हम वो रिलेट करते हैं, तो लिख लीजिएगा। लिखिए बेटा, एन ऑटोमोबाइल of mass m accelerates an automobile of mass m accelerates from rest while the engine supply accelerate from where, while the engine supply constant power P constant power P is so its velocity and position will be changes with respect to time which is given by relation देखिएगा, पावर टाइम और मास इनको हम लोग वेलोसिटी के साथ कैसे रिलेट करते हैं, तो फॉर्मूला देखिएगा, v = अंडर रूट 2pt by m, v = 2pt by m, या इसी को लिख सकते बेटा 2pt by m के पावर रूट हटाएंगे तो पावर कितना आता है 1/2 यानी हाफ हो जाता है। कोई भी बॉडी है अगर वो स्टार्ट कर रही है जल्दी, पावर p अप्लाई किया जा रहा है, उससे मास उसका m है, ठीक है, फिर उसकी जो वेलोसिटी होगी रूट 2pt by m, या उसी को हम लोग ले लेते हैं 2pt by m के पावर 1/2, और t टाइम तो उसका पोजीशन क्या होगा, पहले ले वेलोसिटी, दूसरा पोजीशन, द पोजीशन ऑफ नीचे भी है पूरे में है, तभी हम पूरे का y क्या पावर ऑफ राइट हुआ है, नीचे अंदर नहीं होता, ऊपर खाली होता, तो खाली ऊपर का पावर लिखते हैं। ठीक है, मैंने तो 2pt by m = 2pt by m के पावर 1/2, 2pt by m के पावर क्या हो गया 1/2, उधर के है ऐसे। द पोजीशन ऑफ ऑटोमोबाइल at time t
या इसी को ऐसे भी कहते हैं बेटा, एक क्यूब में है और इनके पावर नहीं क्यूब है तो 1 1 है, इसी को आप ऐसे भी करते हो 8/9 b/m 8/9 b/1 के पावर 1/2 into t के पावर 3/2। अब इसको ये कंडीशन आपका हो गया, यहाँ से रिलेट कर लिया। अगर आप 3 को 9 को रूट से बाहर देंगे तो 1/3 into 8/3 कॉम्प्लिकेशन बढ़ता जाता, कोई मतलब नहीं है। आप जैसा मैं चाहे पहले नहीं चाहे दूसरे एक के पावर k/2 क्यूब रूट लगाएंगे तो पावर 1/2 और वरना रूट क्यूब में था तो क्यूब आप करना चाहेंगे। ये तो केस हो गया हमारा बेटा, कैसे हम लोग वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट यानी पोजीशन किसी भी ऑब्जेक्ट का डिटरमाइन करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट आपका क्या हो रहा है, उसके यदि जो भी व्हीकल है या जो भी आपकी गाड़ी है उसमें p पावर का इंजन अप्लाई कर रहा है p टाइप में, और मास आपकी क्या व्हीकल का जो है वो m दिया गया है। जैसे जैसे आप क्या करेंगे, पावर क्या करेंगे, अगर कांस्टेंट पावर आप अप्लाई कर रहे हैं तो इंजन की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, ठीक। अगर सरफेस स्मूथ दिया जाए और पावर कांस्टेंट अप्लाई करते रहे आप तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है। बट हम लोग प्रैक्टिकली जो होता है, अगर आप क्या करते हैं, गाड़ी की स्पीड में मेंटेन करके आप एक कांस्टेंट पावर अप्लाई करते रहते हैं तो उस कंडीशन में जितना पावर की वजह से हम लोग क्या वर्क करते हैं इंजन पे, फ्रिक्शन की वजह से उतना अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है, इसलिए कांस्टेंट स्पीड से यूज करते हैं। अगर आपको स्पीड बढ़ाना है तो आपको एक्स्ट्रा एक्सेलरेट करना पड़ेगा, और स्पीड घटाना है तो डीएक्सेलरेट करना पड़ता है, ठीक। उसके वजह से आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेंगे क्या होगा कैसे होगा, तो रिप्रेजेंटेशन आपका हो जाता है, ठीक है। तो जितना नोट कर लीजिए पूरा है, एक क्वेश्चन पे कर लीजिए, जल्दी करिएगा। ये vehicle start from rest, ये vehicle start from rest, having mass 500 kg, having mass 500 kg, कितने किलोग्राम है, 5 किलोमीटर, having mass 500 kg, ठीक है। इंजन ऑफ द व्हीकल, अरे कार ले लो, कुछ भी ले लो, एक इंजन ऑफ द व्हीकल अप्लाई कांस्टेंट पावर 1 किलोवाट, अप्लाई कांस्टेंट पावर 1 किलोवाट, then determine its velocity, and position, velocity and position after 20 seconds, after 20 seconds of starting, from starting, after 20 seconds from starting से 20 सेकंड के बाद उसका क्या होगा, ठीक।
बाद उसका क्या होगा वो पूछा गया।
दोबारा अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो कितना बदल सकते हैं लोग? आपका रूट अगर लेते हैं तो अभी 4/16 8,000 है ना, 100 आ रहा है और 80 का आपने 15 16 15 तो 15 और एक बाई कंडीशन आएगी का वही कर लीजिए 40√80 अपान कितना यही कर लीजिए। अब या कितना ऐसा करके कर लीजिए इतना मीटर आपका क्या हो गया वहाँ से उस 20 सेकेंड में वो डिस्प्लेस कर जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आपका हो जाएगा। नोट कर लीजिए मीटर में आएगी बेहतर है कितना आ गया पहले कितना था राइट चार भी आपका देंगे तो 4 करेंगे 4 की बार आ जाएगा तो आ जाएगा 160√5/3 हो जाएगा। इतना मीटर कर सकते हैं एग्जैक्ट जरूर देना चाहिए तो कंसाई करके निकाल लीजिएगा हो जाएगा क्या? हो गया नेक्स्ट देखेंगे कोलिजन कोलिजन बेटा कोलिजन चलो बताओ कोलिजन किसे कहते हैं? व्हाट इज कोलिजन? चलो बताएंगे कोलिजन किसे कहते हैं? कोलिजन किसे कहते हैं बेटा? लाइट है नहीं कि पता चलेगा कोलिजन होता क्या इनको बॉडीज आर कम्स इन कांटेक्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम इंटरवल देन दिस कॉल्ड क्या कोलिजन। अगर दो बॉडी हैं तो शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए क्या हो रहे हैं एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं उसी को टर्म दिया जाता है क्या कोलिजन क्या। इफ टू बॉडीज आर कम्स इन कांटेक्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम इंटरवल देन इट इज कॉल्ड क्या कोलिजन। तो उसी को हम लोग टर्म क्या लेते हैं बेटा कोलिजन कहते हैं। दो बॉडी शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए क्या आ रही है एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रही है तो उसे आप टर्म देते हो कोलिजन। ठीक बड़ा बैठे हुए हो हम पढ़े हुए हैं जिससे कोलिजन नहीं गई ऐसे माना तो क्या हुआ एक स्टैंड के लिए कोलिजन हुआ बड़ा लगातार आप एक स्टैंड इसकी पोजीशन पे हो तो उसे कोलिजन नहीं बोलेंगे। ठीक अगर दो बॉडी शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है तो उसे हम लोग टर्म देते हैं क्या कोलिजन। देखिएगा बोले एक टू बॉडीज आर कम्स इन कांटेक्ट bodies are comes in contact for a short time interval. Two bodies are comes in contact for a short time interval. For a short time interval. Then क्या कहेगा? It is called collision. Then it is called collision. अगर दो बॉडी है बेटा शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो सिर्फ हम लोग टर्म देते हैं क्या कोलिजन कहते हैं। ठीक और जिस स्टैंड पे कोलिजन होता है बेटा उस समय वहाँ पे उनके बीच में जो फोर्स होगा ना आपस में टकराएंगे तो रिफ्लेक्शन फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी बढ़ेगी। तो उसका पीक होता है तो फिर सेपरेट होंगे तो क्या होगा अलग अलग हो जाएंगे। अब कंडीशन क्या होता है जनरल हम लोग फाइंड करते हैं कोलिजन होने के लिए। ठीक
U1 ग्रेटर होना चाहिए या U2 ग्रेटर होना चाहिए या दोनों बराबर होने चाहिए? आप बता दो। U1 ग्रेटर होना चाहिए, U1 ग्रेटर होना चाहिए। U1 ग्रेटर आप दोनों बराबर होना चाहिए। आप जी बराबर है। बराबर होना चाहिए। आप U1 ग्रेटर होना चाहिए। U1 ग्रेटर आप U2 से U1 ज़्यादा होना सही बता रहे हैं। बराबर वाले भैया लोग, अगर आपकी गाड़ी 40 की स्पीड पे चल रही है और 10 मिनट आगे एक आदमी 40 पे ही चल रहा है, तो जो बीच का सेपरेशन है क्या बदलेगा साहब? नहीं बदलेगा। सेम स्पीड से रहोगे यार, जितना टाइम आप चलाओगे उतने टाइम वो भी चलाएगा। जो सेपरेशन है पहले से वो डिफरेंस क्या रहेगा? मेंटेन रहेगा, वो घटेगा नहीं ना तो बढ़ेगा। लेकिन उस कंडीशन में अगर आपको कोलाइड करनी है, जैसे आगे गाड़ी जा रही है, आपको क्या कहते हैं हिंदी में ठोकना है उसको, तो क्या करेंगे आप? स्पीड घटा देंगे? आपको स्पीड अगर आप पीछे हैं तो बढ़ाना पड़ेगा, आगे है ठुकाना है तो घटाना पड़ेगा। जैसे कभी कभी होता है ना, आगे गाड़ी चलती रहती है, अब एकाएक इमरजेंसी ड्राइव उसने ले लिया, किसी गाड़ी में आगे आगे तो पीछे वाला क्या करता है? पॉपकॉर्न निकला ले जाके पीछे उसमें क्या कर देता है? हिट कर देता है। तो कंडीशन आपका जो होता है उससे हमको क्या कहते हैं? कोलिजन। कोलिजन के लिए या तो बैक बॉडी की वेलोसिटी ग्रेटर देन फॉरवर्ड हो या फॉरवर्ड की वेलोसिटी लेसर देन क्या हो? बैकवर्ड। ठीक, तो उस कंडीशन में कोलिजन होगा। और जब गाड़ी कोलिजन से बाहर सेपरेट होंगी तो उस केस में सेपरेशन होने के लिए क्या होना चाहिए? आपके पास देखना है सेपरेट होने के लिए V1 ग्रेटर देन V2 या V2 ग्रेटर देन V1? V1 ग्रेटर देन V2 देखा नॉर्मल करो, पहले खड़ी होना तो ठीक बता। V2 ग्रेटर देन, हाँ जी V1 ग्रेटर देन आप जल्दी करो टाइम। V1 ग्रेटर देन V1 ग्रेटर सही देन है, सही है। V2 ग्रेटर देन हाँ V1 V2 ग्रेटर देन V2 V2 ग्रेटर V2 ग्रेटर V2 ग्रेटर V1 ग्रेटर या V2 ग्रेटर? V2 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 V1 ग्रेटर होगा तो हटेगा ही नहीं, उसको गिराते हुए लेकर चला जाएगा। हाँ जी क्या बचे? V1 ग्रेटर देन V2, V2 ग्रेटर देन V1 या क्या? भाई ये सेपरेट हो रहा है ना, तो आगे कैसे निकलेगा? जब आगे वाली वेलोसिटी ज़्यादा होगी पीछे वाली ज़्यादा होगी। गाड़ी चला लेती हो तो जब आपको आगे बढ़ना है पीछे को छोड़ के तो क्या करते हैं? बढ़ाते घटा देते हैं, बढ़ा देते हैं, बढ़ा देते हैं, यहाँ पे घटा देते हैं। हाँ? आगे वाली वेलोसिटी बेटा ज़्यादा होगी पीछे से, तब जाके हम क्या होंगी? सेपरेट होंगी। जैसे पीछे अपना अगर हमको रोक देगा तो हम क्या कर सकते हैं? बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं। उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा? आपको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक, तो कोलिजन के बाद सेपरेशन के लिए V2, यहाँ पे V2 ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? V1 पार्ट सेपरेशन और पार्ट कोलिजन V1 ग्रेटर देन V2 होना चाहिए। कोलिजन होने के लिए V1 की वैल्यू V2 से क्या ज़्यादा है और सेपरेशन होने के लिए V2 की वैल्यू V1 से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक, ये कंडीशन आपका होगा जब सेपरेशन होगा तो आपका क्या होगा? कोलिजन होगा। वहाँ पर इसके बेस पर हम दिखा देते हैं सेपरेशन और कोलिजन का होगा कैसे होगा, इसके बेस पर आप निर्णय करिए। तो यहाँ से आपका रिप्रेजेंटेशन होता है सेपरेशन और कोलिजन की कंडीशन क्या होगी। तो ऐसे पॉइंट आप करके क्या लिखा था? क्या क्या बेटा सीधा है स्टेटमेंट क्या लिखा? पार्ट कोलिजन क्योंकि if two bodies अच्छी तरह से पॉइंट लीजिए। if two bodies having masses m1 and m2, if two bodies having masses m1 and m2 and initial velocity
they're separated. They're separated. ऐसा एक फिगर बना लो। अब इसी के बेस पे अगर हम लोग क्या होगा, इसमें कोलेजन सेपरेशन हो रहा है, इसके बेस पे कोलेजन को अलग अलग टाइप में आपने पढ़ा होगा। इलास्टिक कोलेजन, ठीक है, इनइलास्टिक कोलेजन, ठीक। अब इनइलास्टिक में एक आपने पढ़ा होगा परफेक्टली इलास्टिक कोलेजन और दूसरा पढ़ा होगा इनइलास्टिक कोलेजन। कितने लोगों को आइडिया है? तो टाइप्स ऑफ कोलेजन हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसके बेस पे देखो, जब भी कोलेजन होगा आपने पढ़ा होगा एनर्जी कंजन होती है या मोमेंटम या बोथ। ऊर्जा संरक्षित होता है, इंग्लिश में मोमेंटम क्या होता है? संवेग। संवेग संरक्षित होगा या दोनों? एनर्जी कंजर्व रहती है, मोमेंटम कंजर्व रहता है, दोनों कंजर्व रहता है या कोई नहीं रहता? कोशिश में क्या चीज कंजर्व रहती है? संदेह कोशिश में क्या कंजर्व रहता है? मोमेंटम, एनर्जी, बोथ ना? एनर्जी मोमेंटम नहीं रहता है, मोमेंटम भी रहता है। कितने लोग कह रहे हैं एनर्जी एंड मोमेंटम बोथ आर कंजर्व? कितने लोग का सही नहीं हुआ बेटा? कितने लोग कह रहे हैं एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व रहता है? ऑलवेज आर टाइप ऑफ कोलेजन में और लोग आप नहीं पढ़ के आते बेटा? हाँ, डॉक्टर बनना है कि नहीं? अगर बनना तो पढ़ना शुरू कर, बिना पढ़े डॉक्टर नहीं बन सकते, ठीक। बिना पढ़े डॉक्टर नहीं बन सकते, तो इसलिए अगर नहीं पढ़ते हैं तो ईमानदारी से पढ़ना शुरू कर, ठीक है। आप आज नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ना होगा? नहीं पढ़ोगे परसों पढ़ना पड़ेगा। एक यूनिवर्सल शुरू करेगा, जितना आप लेट करेंगे उतना ही कॉम्पिटिशन बढ़ता जाएगा, ठीक। नीट के इतिहास में पहली बार कितनी मेट गई है, इससे पहले कभी नहीं गई। जब नीट एग्जाम शुरू हुआ था पहले बार 484 पे मेट बनी थी। नीट जब स्टार्ट हुआ था एमपी को कन्वर्ट करके जब नीट में कन्वर्जन हुआ था 484 पे आपकी फर्स्ट टाइम मेट बनी थी, और आज की डेट में क्या 645 पे मेट बन रही है, ठीक। तो मतलब हर साल मेट क्या हो रही है, बढ़ती आ रही है। कहीं ऐसा ना समझा हो कि 720 के बाद जो है वो कोई सेलेक्टेड ही ना, ठीक है। इसलिए मेरिट हर साल बढ़ती है, कॉम्पिटिशन हर साल बढ़ रहा है। तो अगर आपको क्या करना है, क्या सिलेक्शन लेना, तो जितना जल्दी ले लेंगे उतना कम मेहनत करना पड़ेगा, और जितना लेट करेंगे उतना ही आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक। तो मेहनत भी ज़्यादा करेंगे, पैसा भी कम कमाएंगे। जल्दी डॉक्टर बनोगे जल्दी कमाओगे आप, 4 साल बाद सिलेक्शन होगा, फिर 4 साल का एग्जाम में पैसा, लास्ट मोमेंट में डॉक्टर 1 साल में पता नहीं कितने करोड़ों कमा लेता है, और ईमानदारी से भी कमाएगा तो भी, हाँ। और ग्रुप की किडनी बेचे करेगा तब तो कुछ कहना ही नहीं है ना। अगर आप किडनी मत बेचिएगा, ईमानदारी से जो मिलेगा वही कमाइएगा। रिटायरमेंट में लगभग 1.5 लाख रुपये 2 लाख तो सैलरी हो जाती है, ठीक। तो उसका नीचे अगर डेली हम लोग ले लिया जाए तो क्या 18 लाख खाली आपकी ओरिजिनल वाली सैलरी हो जाएगी, ठीक। बाकी पर डे पता नहीं कितना लोग कमा कर बस्ती जैसे शहर में क्या 2 लाख रुपये कमा लेते हैं रोज के, कहानी जिनकी अच्छी खाती चल रही है, और बड़े शहरों का छोड़ ही दीजिए, ठीक है। इसलिए अगर आप मेहनत करते हैं तो या बड़े क्या ऐसा जॉब है जहाँ पर आपको रिस्पेक्ट भी मिलता है और पैसे भी मिलते हैं, दोनों चीज़ें, ठीक है। तो ऐसे बहुत कम जॉब होते हैं जहाँ रिस्पेक्ट और पैसे दोनों होते हैं, ठीक। उसमें से एग्जाम्पल में सबसे ज़्यादा यही है, ठीक। तो बाकी चीज़ों में भी कई जगहों पर आपका अच्छा टीचिंग है, यहाँ भी रिस्पेक्ट करेंगे तो हमेशा नहीं है, लिमिटेड आपका है, ठीक। आप क्या सर्विस में जाएंगे तो अनलिमिटेड आपकी कमाई होगी और रिस्पेक्ट भी रहेगा। अगर डेटा दिए आएंगे तभी डॉक्टर साहब ही बोलेंगे, डॉक्टर वाले ही बोलेंगे, हाँ। ज़्यादा कुछ ज़्यादा इंजेक्शन दे देगा तो हम निकल लेंगे, इसलिए बंदा नहीं लेगा, ठीक। जो भी आएगा हमारे रिस्पेक्ट के साथ आपसे बात कर रहे, चाहे वो ईमानदार हो, चाहे मेहमान हो, चाहे जो भी हो। अगर हाँ बिहार से ना आए, क्या कह रहे हो? पेशेंट बिहार से ना आए, नहीं, बिहार आने वाला जो पेशेंट होता है वो तमीज से ही बात करता है, बात अगर अपने बिहार में दूरी करते हो, ठीक है। लेकिन वहाँ भी जब आप कष्ट में होते हैं ना, मतलब आप आने की कंडीशन में हो, लड़ने नहीं जाओगे बेटा, पहले ही मान ला क्या रिक्वेस्ट करके इलाज कराओ, दुकान भरे चाहे जो भी करो, ठीक। जब उस समय आता है ना सब लोग क्या करते हैं
फ्रेंड रिक्वेस्ट के साथ ही बात करते हैं, अपना जाके नहीं तो और टीवी जानते कौन करता है, जैसे इनको इलाज करवाना है साथ में ये गई हैं, ये कुछ कर सकती है क्योंकि इनको नहीं दर्द हो रहा, दर्द इनको हो रहा है, ठीक। लेकिन ये पेशेंट बन के ज़्यादा कभी बदतमीजी नहीं करता है, ठीक है। हाँ? नहीं एनर्जी गोली बेटा कभी नहीं करता है, जानता है कि ठीक है। जो है वो भी छोड़ चलिए देखिए, इसमें मेहनत से पढ़ लीजिए भैया। बोला जाता है क्या कोर्टिन की कंडीशन क्या होगी, इसके बेस पर हम यहाँ से प्रेजेंट कर लेते हैं। ये तो जनरल कंडीशन ऑफ कोरिजन, अब आप लोग जो आंसर दिए थे समझ लीजिए। कोरिजन को हम लोग बांट सकते हैं इलास्टिक और इलास्टिक में। बेसिकली जो इलास्टिक कोरिजन होता है वो भी हम लोग परपेंडिकुलर इलास्टिक की बात करते हैं, तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी एक मोमेंटम बोथ आर कंजर्व। बट जब इलास्टिक कोरिजन की बात करते हैं तो ओनली मोमेंटम इज कंजर्व, एनर्जी विल नॉट कंजर्व। हमेशा इलास्टिक कोरिजन में, ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं भैया, हिंदी वाला प्रत्यास्थ टक्कर ये इलास्टिक कोरिजन और प्रत्यास्थ टक्कर इलास्टिक कोरिजन, जो हिंदी में पढ़े हुए हैं, वो नहीं पढ़े प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी में पढ़े हो तो समझ जाएंगे, बट यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम लोग किसी पढ़े ही नहीं है, ठीक। तो कौन वाला चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो चाहे भोजपुरी हो चाहे दोनों लेंगे तो काम होगा। और उस केस में क्या होता है, जब इलास्टिक कोरिजन का होगा बेटा तो वहाँ पे केवल मोमेंटम कंजर्व होता है, और जब इलास्टिक बोलेंगे तो क्या होगा, एनर्जी एंड मोमेंटम बोथ कंजर्व है। तो हमेशा नहीं आता था कि केवल किसमें इलास्टिक कोरिजन में एनर्जी मोमेंटम दोनों कहते हैं, इलास्टिक होगा तो मतलब क्या मोमेंटम इज कंजर्व, ठीक। ये कंडीशन होता है हमारा कोरिजन के लिए। आगे लिखिएगा टाइप्स ऑफ कोरिजन, टाइप्स ऑफ कोरिजन। थोड़ा सा ये कहिए अगर उसमें हम भेज दें पॉइंट दिखाना पड़ेगा, आधा घंटा रहेगा, आप लोग नोट पर डालिएगा, ठीक। समझा देते हैं तो क्या भेज देंगे कोरिजन कितने टाइप का होता है, आप उसको ऐसे चार्ट बना के आप नोट कर लीजिएगा। नहीं तो हम आधे घंटे उसी में पॉइंट के मतलब है नहीं, फिर समझा दे रहे पॉइंट क्या होता है समझिए, ठीक है। घर से आप क्या करिए लिख लीजिएगा, ठीक। अब उसको टाइप ऑफ कोरिजन में आपने बोला एक परफेक्ट इलास्टिक होता है, दूसरा इलास्टिक होता है और एक परफेक्ट इलास्टिक होता है। जब हम लोग परफेक्ट इलास्टिक की बात करते हैं तो वहाँ पे एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम वो था कंजर्व। काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम क्या होगा, वो था कंजर्व अगर कोरिजन हमारा परफेक्ट इलास्टिक है। दूसरा अगर इलास्टिक है तो वहाँ पे मोमेंटम हमारा कंजर्व रहेगा, काइनेटिक एनर्जी की चेंजेस होती है, जनरली लॉस होता है, ठीक। परफेक्टली इलास्टिक रहेगा तो भी आपका कोरिजन क्या होगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी का चेंज होगा, लॉस होगा, मोमेंटम की वैल्यू हमारी कंजर्व रहेगी। अब बात आता है इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक में क्या डिफरेंस होते हैं। तो आप सोचिए बेटा इलास्टिक जब होता है ना और परफेक्टली इलास्टिक में क्या होता है, जब बॉडी दोनों आपस में कोलाइड करती है ना, तो कोलिजन के बाद आफ्टर क्या कोलिजन होने के बाद, ठीक, दोनों बॉडी आप एक दूसरे से स्टिक कर जाती है, चिपक जाती है, और कोलिजन के बाद वो साथ साथ मूव करती है, तो उसे कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक। और अगर टकराने के बाद दोनों सेपरेट हो गई, ठीक, लेकिन केवल मोमेंटम कंजर्व है, एनर्जी नहीं, तब उसे हम लोग इलास्टिक कहते हैं। और अगर आपका कोलिजन के बाद सेपरेशन भी हो रहा है, सेपरेट होने के बाद उनकी एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व है, तो उसे हम लोग क्या कह देंगे, परफेक्टली इलास्टिक कहेंगे। याद रहेगा, तो तीनों कंडीशन आता है। ये एक का मतलब था कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जरा सुन लीजिएगा, यही सब समझा लेते हैं। अब आता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, दिखाते हैं ई से, स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अगर इसका मतलब समझना नहीं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का जो रेशियो होता है उसे हम लोग कह देते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। सुना जरा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मतलब क्या, v2 माइनस v1, v2 माइनस v1। जिस वेलोसिटी से कोलिजन के बाद दोनों बॉडी अलग अलग होंगी उसे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कहते हैं। यहाँ
देखना है। तो जब हम लोग खेलते हैं तो कभी देखो स्ट्राइकर कभी कभी ऐसा कोई हमेशा नहीं बनता, कभी कभी बनता है स्ट्राइकर जाता है आगे वाले गेट से हिट होता है और खुद रुक जाता है, दूसरे वाले आगे सीधे दूसरी स्टेट बात में चली जाती है। बट ऐसा बहुत है होता है, दवाई इधर होता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, अगर सीधे हेड ऑन कोलिजन हुआ और पहले वाले जाके रेस्ट में आगे दूसरे वाले मूव कर गए उसकी वेलोसिटी से, तो कंडीशन से हम लोग कह देंगे क्या परफेक्ट इलास्टिक कहेंगे और पहले वाले की वेलोसिटी जो होगी दूसरे को मिल जाती है, दूसरे वाले को पहले को मिल जाती है। तो यहाँ पे अगर जितनी वेलोसिटी से आगे टकराया, टकराने के बाद ये वाला मूव करेगा, ये वाला इसकी वेलोसिटी इसको मिल जाएगा, ये हीरो हो जाएगा, ये होगा तो वेलोसिटी जाएगा। तो वेलोसिटी का आपस में इंटरचेंज हो जाता है। तो जितनी वेलोसिटी इसका मतलब आया उतनी वेलोसिटी क्या करेगा, वो रुक जाएगा। तो आने टकराने की वेलोसिटी और रुक जाने की वेलोसिटी, सर्कल से पहले दोनों की वेलोसिटी आप अप्रोच, सर्कल के बाद दोनों की वेलोसिटी आप सेपरेशन दोनों से बराबर हो जाता है। उस कंडीशन में रेशियो कितना आएगा, 1। तो हम लोग कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है उसका वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होता है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू बेटा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए हमेशा कितना होता है, 1 के इक्वल होता है। तो ऑलवेज क्या होगा, 1 होगा। दूसरा जब परफेक्टली इलास्टिक की बात करते हैं, परफेक्टली इलास्टिक के लिए क्या होता है, ये आपके टकराते हैं, टकराने के बाद आपस में दोनों वाली चिपक जाती है। जैसे मान लो यहाँ पे कोलाइड कर रही हो और स्टिक कर रही हो, जब स्टिक कर रही तो क्या सेपरेट हो रही है, यहाँ पे नहीं सेपरेशन हुआ। जब सेपरेशन अगर ना हो परमानेंटली तो ऐसे हम लोग कहेंगे परफेक्टली इलास्टिक। और जब परफेक्टली इलास्टिक होगा तो सेपरेशन होगा नहीं, यानी ऊपर वाली वैल्यू 0 में किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा, 0। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू तो होता है ऑलवेज कितना होगा, 0। और परफेक्टली इलास्टिक के लिए ऑलवेज 1। परफेक्टली इलास्टिक के लिए कितना, कितना 1। और परफेक्टली इलास्टिक के लिए 0 पक्का याद आएगा। और इसके अलावा जितना भी कोलिजन आपका होता है नेचर में, तो सबके लिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू होती है 0 और 1 के बीच में लाई करता है। मतलब प्रैक्टिकली जो अपने यहाँ टक्कर दोनों सेवा करते हैं, ठीक है, उसमें कोलिजन जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है वो हमेशा 0 से ज़्यादा और 1 से क्या होता है, कम होता है। ना तो परफेक्टली इलास्टिक होता है, ना तो परफेक्टली इलास्टिक। जैसे गाड़ी आती है दूसरे से टकराती है, टकराने वाला एक उधर जाती है दूसरी उधर जाती है, इसका तो सेपरेशन हुआ ना, लेकिन उतनी ही वेलोसिटी से नहीं जाती है, वेलोसिटी में चेंजेस आ जाती है। इसलिए जनरल जो हमारे क्वेश्चन होते हैं उसके लिए हम लोग कहते हैं कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का रेशियो 1 नहीं होगा और ना ही 0 होगा, तो हम लोग 1 और 0 के बीच में लेते हैं। तो नॉर्मली ये इलास्टिक कोलिजन होता है उसके लिए 0 से बड़ा और 1 से छोटा। परफेक्टली इलास्टिक होगा तो परफेक्टली इलास्टिक होगा तो परफेक्टली इलास्टिक 0 और इलास्टिक 1। याद रखिएगा, आपको पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अब आपको ये बोला गया कि अगर एनर्जी की बात करते थे तो आपका कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो उनकी एनर्जी आपस में बराबर होगी। जैसे होंगी बेटा, एनर्जी बराबर होगी। और अगर हमारा इलास्टिक कोलिजन है तो एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो चेंज होगी। अब 2 सिचुएशन होते हैं, टक्कर के बाद बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। अब कंडीशन होता है कि किस टाइप का कोलिजन है। इलास्टिक देखो उस कंडीशन में कैसे मटेरियल के बीच में कोलिजन आपके हो रहे हैं वो उस पर डिपेंड करता है। कुछ ऐसी कंडीशन होती है, मोस्ट ऑफ केसेस में फाइनल जो एनर्जी होती है वो लेसर देन इनिशियल होता है, टकराने के बाद एनर्जी घटती है अधिकतम केसेस में। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे बढ़ती है, बढ़ेगी वहाँ पे जहाँ टकराने के बाद उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी बदल है। जैसे एक्सप्लोडिव करते हैं, जैसे कह दिया बम है आपके पड़ता, तो वेलोसिटी आपने किया, टकराया, टकराने के बाद क्या हुआ, ह्यूज अमाउंट में एनर्जी रिलीज हुई। तो अगर ऐसा कोई सिस्टम है, क्या हुआ जी, ठीक है, हाँ क्या हुआ, हाँ उस केस में क्या होगा बेटा, अगर हमारा कैसा है कोलिजन की जो बात हो रही है बेटा, अगर कोलिजन में जो सिस्टम की अपनी एनर्जी है, भाई हर सिस्टम की एनर्जी होती है, अगर वो सिस्टम की एनर्जी कन्वर्ट हो जाए काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, तब उस कंडीशन में आपका कोलिजन के बाद काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी
कंडीशन आपका यही होता है बेटा किसके लिए, इलास्टिक कोलिजन के। परपेंडिकुलर इलास्टिक में जब बात करोगे तो वहाँ पे भी मोस्ट ऑफ केसेस में एनर्जी हमारी लॉस होती है। क्या होती है? लॉस होती है। तो एनर्जी का अगर लॉस होगा तब उस कंडीशन में क्या रहेगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाएगी इनिशियल की तुलना में। ये तो हो गया हमारा एनर्जी के पैटर्न, जिसे क्या कहते हैं। अब अगर आप एग्जाम्पल लेते बेटा तो जो बताएंगे इलास्टिक कोलिजन का परपेंडिकुलर इलास्टिक को एग्जाम्पल बता दो। इलास्टिक परपेंडिकुलर इलास्टिक कोलिजन का कोई एग्जाम्पल बता दीजिए। परपेंडिकुलर इलास्टिक कोलिजन का कोई भी एग्जाम्पल बताइए। परपेंडिकुलर इलास्टिक का कोई एग्जाम्पल बता दीजिए। देखो होता क्या है, अगर आपका कोलिजन परपेंडिकुलर कैसा है, इलास्टिक देखकर क्या करता है, कैसा है, अगर परपेंडिकुलर इलास्टिक है, जैसे आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा एटम, तो एटम्स के बीच में जो कोलिजन होता है, जो एटम्स के बीच में कैसा होता है, परपेंडिकुलर इलास्टिक का होता है। माना जाता है उनके बीच में एनर्जी का लॉस नहीं होते हैं डायनेमिक कोलिजन के बीच। ठीक इसी तरह से अगर कोई दो बार हैं वो अगर कोलिजन के बाद बाउंसिंग हो रहे हैं, सेम वेलोसिटी से दोबारा बाउंस कर रहे हैं यानी सेपरेट हो रहे हैं, उस कंडीशन में आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर इलास्टिक। बट ऐसा आइडियल कंडीशन में ही पॉसिबल होता, बाकी होता नहीं। दूसरा जब इलास्टिक कोलिजन की आप बात करते हो तो नीचे जितने भी कोलिजन आपके होते हैं वो सारे के सारे हमारे कैटेगराइजेशन होता है इलास्टिक कोलिजन का। आप साइकिल से टकराया, ठीक है, गाड़ी से टकराया या किसी भी एक रेस्ट में ना दूसरा आगे टक्कर मार दिया, ये सारे कोलिजन हमारे क्या इलास्टिक कैटेगरी में आते हैं। तो जो भी आपके ऑटोमोबाइल के बीच में कोलिजन जैसे होती है इलास्टिक की कंडीशन होगी, जो आपके मिरर बाल्स गेम होता है ना, हिट करते हैं क्या स्टिक से बाल को, ठीक है, आप क्रिकेट खेलते हो बैट से क्या बाल को हिट करते हो, ये सारे एग्जाम्पल जो होते हैं इलास्टिक कोलिजन के आते हैं। ठीक, जब आप इलास्टिक कोलिजन की बात करते बेटा, ये जनरली आपके ऐसे कोलिजन होते हैं जहाँ पे बॉडी आती है दूसरे से टकराने के बाद उसी के साथ उतर जाती है। जैसे बुलेट आप घर से फायर करते हो, किसी उधर प्लान में आप फायर करिए और बुलेट जाके उसी उधर प्लान पे टकरा के लकड़ी के टुकड़े से टुकड़े में टकरा के उसमें रुक जाए, तो कंडीशन हमारा होगा परपेंडिकुलर का इलास्टिक का। आपने बुलेट को आप क्या फायर किया, दीवार पे जाके उसी में रह गई, तो क्या हो गया परपेंडिकुलर इलास्टिक। बुलेट किसी पर्सन पे आपने फायर किया और पर्सन की बॉडी को क्रॉस नहीं कर पाया, उसके बीच में बॉडी में रुक गई, तो कैसा हो गया परपेंडिकुलर इलास्टिक। इस टाइप के जो कोलिजन होते हैं उसमें लोग ले लेते हैं परपेंडिकुलर इलास्टिक कोलिजन। हो जाएगा मैं थोड़ा सा सुन लीजिए। अब इतना हम भेज देंगे, ये जो समझा रहे हैं उसको भेज देंगे, आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन होता है अगर हम लोग ये तो था हमारा कोलिजन में एनर्जी लॉस वगैरह की बेस पे डिवाइड करते हैं, दूसरा होता है डायरेक्शन। डायरेक्शन के बेस पे आपका एक आपने पढ़ा होगा एडान कोलिजन या उसे को वन डायमेंशनल कोलिजन कहते हैं। जैसे ये आया, इससे टकराया और इसी रूप पे आगे चलता गया, ऐसे कोलिजन को हम लोग हेड-ऑन कोलिजन कहते हैं बेटा, या वन डायमेंशनल कोलिजन कहते हैं। दूसरा कंडीशन हमारा बनता है एक बॉडी है, अगर इनके लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग, जैसे बेटा अगर लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग आपके हैं, मान लीजिए दूसरी बॉडी ये m1 मास पे है, u1 वेलोसिटी से m2 मास पे है, u2 वेलोसिटी से जा रहा है। m1 मास u1 वेलोसिटी, m2 मास u2 वेलोसिटी से जा रहा है। अब ये जो टकराएगा ना, देखो दोनों का लाइन ऑफ एक्शन बेटा इसका ये है और इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, दोनों अलग अलग। तो टकराने के बाद कभी भी सीधा नहीं चलेगा। जैसे हमने अपने एग्जाम्पल बोला था मैंने कैरम हम लोग खेलते हैं, जनरली स्ट्राइकर जाता है टकराता अगले वाले से, वो उधर जाता है दूसरा उधर जाता है, 90% केसेस में ऐसे ही होता है। ठीक, तो उस कंडीशन में यहाँ भी अगर दोनों का लाइन ऑफ एक्शन बेटा अलग अलग है, डिफरेंट है, तो कोलिजन के बाद ये ब्लॉक जो होगा जैसे पोलाइड जैसे कोलिजन होगा, अगर दोनों बॉडी में कोलिजन हो रहा है बेटा, ये वाला इधर चलाएगा और ये वाला क्या करेगा इधर चला जाएगा। अगर कोलिजन के बाद अलग अलग रूट पे जा रहे हैं, अलग अलग डिफरेंट पाथ से आप जा रहे हैं, तो ऐसे कोलिजन को हम लोग कह देते हैं क्या कैसा कोलिजन, ऑर्बिट कोलिजन कहा जाता है। क्या होगा, ऐसे कोलिजन का एग्जाम्पल जो होता है हमारा उसे कहा जाता है ऑर्बिट कोलिजन। अगर दोनों बॉडी टकरा
अगर यहाँ से एंगल जो बना रहा है वो θ1 है, तो इसका जो मोमेंटम होगा m1 v1 sin θ1, और यहाँ पे जो होगा बस cos θ1। थीटा के साइड के कंपोनेंट का cos होता है m1 v1 cos θ1, और इधर का वाला होगा m1 v1 sin θ। इसका अगर एंगल θ2 है तो आएगा m2 v2 cos θ2, और ये आएगा m2 v2 क्या sin θ2। ये दोनों क्योंकि इनिशियल कंडीशन में वर्टिकल कोई भी वेलोसिटी नहीं है एक y एक्सिस में, ये दोनों हमेशा एक अपोजिट होते कैंसिल हो जाएंगे। इसी के बेस पे हम लोग यहाँ से थीटा की वैल्यू वगैरह डिस्क्राइब करते हैं, ठीक। और ये दोनों नेक्स्ट